हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी प्रकार की संख्याएं दी गई होती हैं। उसके बाद हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो दी गई हैं इस चैप्टर में, उन्हें सीखेंगे और उनको प्रश्नों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी सीखेंगे। उसके बाद हम लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में कुल 7 उदाहरण दिए हुए हैं, सारे ही उदाहरण एक एक करके हल करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। अगर आप भी यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सारे मैथ के टॉपिक चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हम वास्तविक संख्याएं देखेंगे। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है काल्पनिक संख्याएं, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और दूसरा होता है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे √-2 या i या 2i या 3i। i वो होता है यहाँ पर आयोटा, लेकिन इस क्लास 10th में काल्पनिक संख्याएं नहीं हैं। क्लास 11th में आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ने को मिलेंगे, जिन्हें काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ फोकस करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर। तो देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, नॉन डेसिमल नंबर्स, जिनमें दशमलव नहीं होता है, और 1 दशमलव संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब नॉन डेसिमल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे 2, 4, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये एक ऐसी संख्या है जो भी हम सोचते हैं ये उससे बड़ी संख्या है। अब अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। एक बात ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्याओं को हम w से प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और अगर नेचुरल नंबर में हम 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं। तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर प्लस 0 अगर कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8 और अनंत तक। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं विषम नंबर। ठीक है, अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं आती हैं जो अभाज्य होती हैं और भाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से कटे या फिर खुद से कटे, 1 से कटे या खुद से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। जैसे 3 है, 3 आप किसी से नहीं काट सकते, या तो 1 से काट सकते हो या 3 को 3 से काट सकते हो। इसी प्रकार से 5 है, तो 5 को या तो 5 से ही काट सकते हो या 1 से काट सकते हो। तो जो भी संख्याएं किसी अन्य संख्या से ना कटती हों वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में अगर हमसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, तो अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2। एक तो हो गया 1 और दूसरा हो गया स्वयं। ठीक है, जैसे 3 के हमें गुणनखंड निकले हैं तो 3 के कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणा 1। ठीक है, दूसरी होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से भी
कट जाए, जैसे 6 है तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये इसके गुणनखंड हो गए। और 6 से भी कट जाएगा, तो इसके गुणनखंड 1 से ज़्यादा हैं, तो 2 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं, 2, और भाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा। ठीक है, अब अभी तक जो हम बात कर रहे थे, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, लेकिन माइनस में भी कुछ संख्याएं होती हैं। अगर इन संख्याओं को उल्टा लिखना शुरू कर दें हम माइनस में, -1 से लेके माइनस अनंत तक, तो ये बन जाएंगे हमारे पूर्णांक। ये हो जाएंगे हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, और i का मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इंटीजर्स में कभी भी दशमलव नहीं लगा होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्लस i से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो माइनस नेगेटिव संख्याएं होती हैं उन्हें हम -i से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जो हमारा शून्य है ना तो नेगेटिव पूर्णांक है और ना ही वो पॉजिटिव पूर्णांक है, वो सिर्फ क्या है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी गैर दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याएं आती हैं। दशमलव संख्याएं जैसे 3/4, 0.25, 0.33 और 0.57। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, जितनी भी संख्याएं हैं ये तो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। गैर दशमलव वाली सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और दशमलव में कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं, कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं, और कुछ संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, कुछ संख्याएं आधी परिमेय होंगी तो कुछ अपरिमेय होंगी। ठीक है, तो अब तक आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, 7 है, 8 है, अगर इन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो q है हमारा, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 होने से होगा क्या, अगर हमने किसी संख्या के हर में 0 लिख दिया, जैसे 5 के हर में हम 0 लिखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, अनंत। इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, इसलिए q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे यदि किसी वास्तविक संख्या को 2 पूर्णांक संख्याओं के बटा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी, परिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल, परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे 5/7, 3/2, 9/10, ये सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन q के स्थान पर 0 नहीं हो सकता है। या फिर एक बात देखिए, ये 0 क्या परिमेय संख्या है? हाँ बच्चों, बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, या 0/100 भी लिख सकते हैं। तो हमारी 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 हमारी परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, 5/1 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। लेकिन हम कभी भी 5/0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फिर हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। क्योंकि हमने पहले ही बोला हुआ है, जो q है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, p/q के रूप में लिखे जाने चाहिए, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहले होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहले होती हैं टर्मिनेटिंग
डेसिमल। जैसे देखो 5/8 है, अगर हम 5 को 8 से भाग देंगे तो 0 दशमलव कितना आएगा, 8×5 = 40 और 2 बचेगा, 8×2 = 16 और फिर 8×5 = 40। तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद संख्याएं खत्म हो गई। या फिर हम कहें 6/10 है तो क्या आएगा, ये 0.6। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग मतलब शांत परिमेय संख्याएं, यानी कि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद, जैसे ये 3 स्थान के बाद ये संख्या आना बंद हो गई, यानी कि संख्या शांत हो गई। ये दशमलव के 1 स्थान के बाद संख्या शांत हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है, अशांत अपवर्ती रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। अब है क्या, ये अपवर्ती है, शांत तो नहीं हो रही, अशांत है, लेकिन दशमलव के बाद, दशमलव के 1 स्थान के बाद जो संख्या आ रही है वो क्या होती है, वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे 11/3 है तो इसका क्या आएगा, 3×3 = 9, 2 बचेंगे। फिर आएगा हमारा 3×6 = 18, ठीक है। फिर 3 × 10, जैसे 11 को हम भाग दे रहे हैं, कितने से दे रहे हैं, 3 से, तो 3×3 = 9, 2 बचे, ठीक है। फिर हमने 0 बढ़ाया तो 20 हो जाएगा, 3×6 = 18, फिर 20 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो ये संख्याएं भी क्या होती हैं, ये संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 बार, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही संख्या अशांत भी हो और रिपीटेड भी ना हो, जैसे यहाँ पर 5 होता, यहाँ 7 होता, यहाँ 4 होता, अशांत भी हो और रिपीटेड भी ना हो, तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो अशांत होती हैं और रिपीटेड भी नहीं होती हैं। जैसे 5.2375542, देखो 5 के बाद क्या है, ये रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। या फिर 5 के बाद अगर कोई संख्या ऐसी होती 257 257 257, तो ये परिमेय हो जाती, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो अशांत संख्याएं होती हैं और रिपीट भी नहीं होती हैं। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो अभाज्य संख्या को अगर हम रूट में लिख दें, अगर अभाज्य संख्याएं जो हमारी हैं 3, 5, 7, इनको रूट में लिख दें तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है जिसे पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब अगर हम रियल नंबर्स को देखें तो हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक बॉक्स में हमने डाल दिए हैं रैशनल नंबर और दूसरे बॉक्स में डाल दिए हैं हमने इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत थोड़े से हैं, और रैशनल नंबर बहुत ज़्यादा हैं। देखो नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, इंटीजर भी रैशनल नंबर में आते हैं, और कुछ दशमलव संख्याएं भी रैशनल नंबर में आती हैं, ठीक है। अब हम अंकगणित की पहली पिर में पढ़ने वाले हैं। कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास 6 है, कोई भी भाज्य संख्या है, तो हम इसको इसके गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, पहले गुणनखंड करना सीख लेते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है हम ऐसी संख्या से इसको काटेंगे जो अभाज्य हो। तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 5। अब हम देखेंगे
ये जो 6 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे, 2 3 6। अब 2 से नहीं कटेगा तो अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो ये 2 और 3 क्या हैं? 6 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, तो हम यहाँ पर हमेशा एक नहीं लिखेंगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अंकगणित की प्रमेय क्या कहती है। अंकगणित की प्रमेय कहती है कि अंकगणित प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा, अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं एक। जैसे हमारे पास एक संख्या है 225 है। अब हम देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में हमारी विषम संख्या है। अब हम देखेंगे अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3 है, 3 से कट जाएगा, देखते हैं। 3 सत्ते 21, एक बचा 5 है, 15 हो गया, तो 3 पंजे 15। अब देखेंगे ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? अभी भी ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो अब अगली अभाज्य संख्या से हम इसे काटेंगे, जो है 5, 5 पंजे 25 और अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम इसको काटना बंद कर देंगे। अब देखते हैं हम जो हमने संख्या ली थी 225, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हैं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हमारी जो भाज्य संख्या है 225, हमने इसको क्या किया? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यवस्थित कर दिया। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अगर हम इन सब की गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 225 के। जैसे 5 पंजे 25 तियाँ 75 तियाँ 225। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी यहाँ पर सबकी घात 1 है। जब भी किसी संख्या की घात 1 होती है तो उसके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 1 से ज़्यादा घात है तभी हम लिखेंगे। तो यहाँ 3 की घात कितनी हो जाएगी? गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया हुआ भी है एक, ये देखो 36 का निकाला था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटा, फिर 2 से, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से काटा, फिर ये। तो 36 के जो हमारे गुणनखंड निकल के आए वो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो उम्मीद है आपको अभाज्य गुणनखंड करना आ गए होंगे, जो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। शॉर्ट में इसको एलसीएम कहते हैं और इसको एचसीएफ कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो लीस्ट लिखा हुआ है इसको ये मत सोच लेना कि ये छोटा होता है, और जो हाईएस्ट लिखा हुआ है तो इसको ये मत सोच लेना कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से छोटा होगा। ये कभी भी मत सोच लेना, क्योंकि एलसीएम जो है वो हमेशा या तो एचसीएफ से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि ये मल्टीपल है। ये क्या है? मल्टीपल है, और ये क्या है? फैक्टर है। जैसे 4 और 6 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ते हैं? इनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो बहुत आसान है कि जो भी कॉमन है, जो संख्या, जो गुणनखंड दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया 2। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है उसे एक बार लिख देंगे, और जो कॉमन नहीं है तो उसको हम वैसे ही लिख के गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? हमारा 12। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जो हमारा एलसीएम होता है वो दोनों संख्याओं से
डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लिया संख्या ए और बी है, तो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होगा। अगर हमें चेक करना है कि हमारा एलसीएम सही है या नहीं है, तो हम ऐसे चेक करते हैं। जैसे 12 आया है, तो 12 जो है हमारा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तियाँ 12। और 12 दूसरा संख्या क्या है, 6, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसी प्रकार से जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं से डिवाइड तो नहीं होता है, बल्कि वो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। जैसे 4 और 6 जो हैं वो HCF से विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि HCF हमारा क्या है, 2। तो जब भी हमें ये कन्फ्यूजन होगा कि हमने जो HCF निकाला है वो सही है या नहीं, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब जो हमारी डेफिनेशन है HCF की, वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। देखो, जब भी LCM की हम बात करेंगे तो इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी। A B C कोई 3 संख्याएं होंगी, या A B कोई 2 संख्याएं होंगी, या फिर A B C इनफाइनाइट तक कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हमने 4 और 6 का एलसीएम निकाला था, तो जो आया था कितना, 12। तो 12 क्या होगा, इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यही हमारा क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाला है इस चैप्टर में, और पूरे मैथमेटिक्स में एलसीएम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। जैसे 12 और 15 का हमें HCF निकालना है, तो 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हमने पहले भी देख लिया है लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, 6 आएगा। उसके बाद उससे बड़ी, अभी भी 2 से कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा में अगर कोई संख्याएं होती हैं तो उसकी घातें क्या होती हैं बच्चों, जुड़ जाती हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3। और ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5। अब हमें बोला गया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह अधिकतम संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अब इनमें कौन सी संख्या होगी जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, वही संख्या होगी जो इन दोनों का कॉमन गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर कॉमन गुणनखंड दोनों का क्या है, ये 3 क्या है, दोनों का कॉमन गुणनखंड है। तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो संख्याएं हमने ली थी 12 और 15, तो ये क्या होंगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। 3 को अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 5 को 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो बहुत ही आसान है लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। बस हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो LCM है वो हमेशा बड़ा होगा HCF से या बराबर होगा। और एक बात और है, LCM है वो दी गई जो संख्याएं हैं A, B मान लेते हैं, उनसे हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। उसी तरह से HCF है वो दी गई संख्याओं से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। कॉमन सेंस रखना है। ठीक है, कभी भी LCM दोनों संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार से कभी भी HCF जो हाईएस्ट है वो छोटा होगा और जो लोएस्ट है वो बड़ा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई 2 संख्याएं हैं हमारे पास A और B, हमें HCF दिया हुआ है और LCM पूछा है, या फिर एक संख्या दी हुई है और HCF और LCM दिया हुआ है, तो हम दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इनमें रिलेशन होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए है। तीसरी 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। 3 संख्याओं का सूत्र ये है, LCM
जो है वो बराबर होता है एलसीएम, तीन संख्याओं का एलसीएम जो है पी क्यू आर बराबर होता है तीनों संख्याओं की हम क्या करेंगे गुणा, और फिर तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, और बटे में जो हमारे हर में आएगा एचसीएफ ऑफ पी क्यू, एचसीएफ ऑफ क्यू आर और एचसीएफ ऑफ पी आर। इस तरह से ये रिलेशन होता है। अगला रिलेशन ये है, ठीक है, अगला रिलेशन हमारा एचसीएफ का है और ये रिलेशन हमारा एलसीएम का है। ये याद करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब दूसरी पिर हमारी आ गई। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ p एक धनात्मक पूर्ण a एक धनात्मक। देखो एक बात ध्यान रखना है, बार बार ये पिर में हमारे आने वाले सवालों में बहुत इस्तेमाल होने वाली है। p एक अभाज्य संख्या है, मान लिया p कोई भी संख्या है 2 3 5 7, एक अभाज्य संख्या है, और a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक अभी बताया था पिछले, प्लस आई 1 2 3 4 5, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। अगर p a स्क्वायर को मान लिया a हमने यहाँ पर ले लिया 4, तो a स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर, और यहाँ अगर हमने 2 ले लिया तो p कितना है 16/2 बराबर 8 आया। अगर p a स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है तो ये a को भी विभाजित करेगा। a हमारा क्या था 4 और p हमने क्या लिया है 2, तो ये 2 को भी विभाजित करेगा। यही है पिर में 1.2। पहला उदाहरण है, संख्याओं 4n पर 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है n जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो n कितना हो सकता है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक n हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तब वो 5 से डिविजिबल होगी। 5 दूनी 10, या 20 है, या 30 है, या 100 है, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं अगर शून्य पर समाप्त हो रही हैं तो एक बात की तो गारंटी है कि वो 5 से विभाजित जरूर होगी। और 5 से विभाजित जो भी संख्या होती है, जैसे 10 5 से विभाजित होता है, और अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या आएगा 2 गुणा 5, ठीक है। 20 शून्य पर ख़त्म होती है संख्या, और अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार से अगर 100 शून्य पर समाप्त होता है और हम इसके गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा। तो जितनी भी संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं उन संख्याओं के गुणनखंड में 5 का आना जरूरी है, ठीक है। तो उन संख्याओं के गुणनखंड में 5 का आना जरूरी है। अब हम 4n के अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 की पावर n। तो इसके गुणनखंड में कहीं भी हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देख लेते हैं, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। ये हमारा हल है जो हमें एग्जाम में लिखना होता है इस तरह से, ठीक है। अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 का आना जरूरी है, जैसे अभी हमने समझा है। क्योंकि 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या क्या आ रही थी 2 ही आ रही थी, क्योंकि हमने 4n के अभाज्य गुणनखंड करे तो कितने आए 2 गुणा 2 की पावर n। 2 ही आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। इसलिए संख्या 4n और 0 पर 4n को 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 के। अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम इसको अभाज्य संख्याओं से काटेंगे, और अभाज्य संख्याएं हमारे पास क्या हैं 2 3 5।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 से काटेंगे, 2 3 6। और अब 2 से कटेगा नहीं तो अगली अभाज्य संख्या से काटेंगे, कितनी है, 3। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 3। अब हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 20 को 2 से काटेंगे, कितना आएगा बच्चों, 10। अब 10 अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 5। अब 5 ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए, क्या आए, 2 गुणा 3। इसी प्रकार से हमने 20 के अभाज्य गुणनखंड किए, कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इनका HCF निकाला हमने। HCF क्या होता है, जो कॉमन गुणनखंड होते हैं वो हमारा HCF कहलाता है। ठीक है, जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या हो गया हमारा HCF। अब LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन गुणनखंड है, 2 कॉमन है दोनों जगह, एक बार लिख दिया। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ 3, यहाँ 2 बचा, वो 2 यहाँ लिख दिया, 3 बचा, 3 लिख दिया, 5 बचा, 5 लिख दिया। जो कॉमन है उनको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको भी एक एक बार लिख देंगे। जैसे 2 कॉमन था, एक बार लिख दिया। अब 3 यहाँ पर सिंगल बचा, 3 की गुणा कर दी। 2 सिंगल बचा, 2 की गुणा कर दी। और 5 सिंगल बचा, 5 की गुणा कर दी। तो LCM कितना आया, 60। LCM और HCF अगर आपको सीखना है तो वीडियो में पीछे जाकर आराम से सीख सकते हैं, वहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5, क्योंकि इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। और गुणा में क्या होता है, 2 की घात 2 1 1 बराबर 2 की घात 1 प्लस 1। गुणा में घातें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। अब हम 96 के गुणनखंड करेंगे। 96 के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4। अगर हम इसकी गुणा करेंगे आपस में तो ये 96 के बराबर आएगा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 96। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 गुणा 3। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 5 गुणा 3। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है, हमसे पूछा है HCF और LCM। HCF क्या होगा इनका, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन गुणनखंड हैं वही क्या होते हैं, HCF होते हैं। तो HCF 4 आ गया। और अगर LCM हमें निकालना है, LCM निकालने के लिए हमें इस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी LCM निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे इस सवाल में पूछा गया है HCF ज्ञात कीजिए फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, तो हम ये वाला सूत्र लगाकर इनका LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, LCM ज्ञात करना है दो संख्याओं का P और Q। तो P और Q की गुणा करेंगे, क्योंकि दो संख्याएं दी हैं तो उनकी गुणा करेंगे। और HCF से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, LCM। ठीक है, और हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकालते, HCF जो हमारे कॉमन गुणनखंड हैं उनको एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 2। अब जो बचे उनको वैसे ही उतार देंगे। अगर हम इन सब की गुणा करेंगे तो ये आएगा 9696। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हम इन सब के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आते हैं 2 गुणा 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आएंगे, 2 गुणा 3। और 72 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 3
24 और 24 तियाँ 72। अगर गुणा करेंगे तो हमारे गुणा करने पर 72 आना चाहिए, तब हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है। और अगर हमें 120 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। 20 के अभाज्य गुणनखंड हमारे ये निकल के आए, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब HCF पूछा है, तो देखो जो कॉमन गुणनखंड होते हैं वही HCF है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो HCF क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन गुणनखंड हैं तीनों संख्याओं में वही क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो HCF कितना निकल के आया, 2। ठीक है। LCM क्या होगा, जो कॉमन गुणनखंड है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबकी गुणा कर देंगे, तो हमारा LCM ये आएगा। ठीक है, 360। ठीक है, 2 सब में कॉमन था तो एक बार लिख दिया 2 कॉमन। अब यहाँ पर 2 2 बार बचा, 2 2 बार लिख दिया, 3 3 बार है, 3 3 बार लिख दिया, 5 1 बार है, 5 1 बार लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया LCM। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि 3 संख्याओं की गुणा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होती है, क्योंकि 2 संख्याओं की गुणा उनके HCF और LCF के बराबर होती है, लेकिन 3 संख्याओं में वो वाला रूल वैलिड नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण 5 है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, जो √3 है एक अपरिमेय संख्या है, हम उसका उल्टा मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। हमने अगर √3 को परिमेय संख्या मान लिया और जो हमने माना है वो गलत साबित हो जाता है, तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि जो हमने माना है वो गलत साबित हो गया, यानी कि √3 परिमेय संख्या नहीं है और ये क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या। तो अगर हम √3 को परिमेय संख्या मानते हैं तो ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको a/b के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये a और b जो हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका कॉमन गुणनखंड 1 के अलावा कोई ना हो। जैसे 3 और 5 हैं, तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। अगर इनका आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इनका कॉमन गुणनखंड क्या है, 1। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम बात करें दूसरी संख्याओं की, जैसे 2 और 6, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है, जो भी संख्याएं दी हुई हैं ये सहअभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये a/b के बराबर होनी चाहिए, और अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो √3b बराबर a आ जाएगा। लेकिन एक बात, a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। ऐसा नहीं है a बराबर 1/2 और b बराबर 3/5, ऐसा नहीं है। ये क्या है, दोनों पूर्णांक हैं और क्या है, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब है a और b के बीच जो गुणनखंड है वो सिर्फ और सिर्फ, जो कॉमन गुणनखंड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें क्या मिलता है, 3b² जो है वो a² के बराबर है। ठीक है, अब अगर a² 3 से विभाजित है, इसलिए देखो a² जो है b² बराबर हमारा क्या आ गया, a²/3। अब a² क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है तभी तो b² आ रहा है। a² 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तभी b² आ रहा है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, 27 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 9, तो ये क्या हो गया, 3²। ठीक है, a² अगर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए एक परिमेय है बच्चों, एक परिमेय है कि अगर कोई अभाज्य संख्या a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी।
फिर में 1.2 द्वारा। ठीक है, अब a को हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि a एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो a को हम 3c लिख सकते हैं, जहां c भी क्या है, एक पूर्णांक है। क्योंकि a जो है, a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो a क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। जैसे 6 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 आएगा, तो हम 6 को 6 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं 6 को हम। तो हमने क्या किया, 3 को तो ऐसे ही मान रहने दिया और 2 की जगह पर हमने क्या कर दिया, c कर दिया। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर a बराबर 3c लिख दिया है। ठीक है, अब 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर हो जाएगा। जो हमारा 3b स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रख दिया, 3c स्क्वायर। और b स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3c स्क्वायर। इस 3 से हमने 9 को काटा तो ये बचा हमारा, जैसे 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर था, 3 से 3 कट गया, तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर आया। अब यहाँ पर एक क्या हुआ, b स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 3c स्क्वायर, यानी कि b जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि b क्या है, 3 का मल्टीपल है। b के गुणनखंड में 3 आ रहा है, तो जब किसी संख्या के गुणनखंड में कोई संख्या आती है तो वो उससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ है कि b स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए फिर में 1.2 द्वारा b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अर्थात अब समस्या क्या पैदा हो गई बच्चों, हम तो बोल रहे थे कि a और b दोनों पूर्णांक हैं तथा सहभाज्य संख्याएं। अब यहाँ समस्या ये पैदा हो गई, a और b दोनों पूर्णांक तो हैं लेकिन सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि उनका एक कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 3। क्या आ गया, उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 3, जबकि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए था। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। अगर हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जो ये विरोधाभास जो है वो हमारी अपनी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, मान लिया 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर हमने इसको परिमेय संख्या मान ही लिया है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलना है, a और b दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब √3 जो है वो बराबर हो जाएगा 5 माइनस a/b के। अब जो हमारा 5 माइनस a/b है, a/b क्या है, परिमेय संख्या है, और 5 क्या है बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है। जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो क्या आता है, तो परिमेय संख्या ही आती है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या। और एक चीज और ध्यान रखना है, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ही, अगर लेफ्ट में परिमेय संख्या है तो राइट में भी परिमेय संख्या होगी। हम ऐसे नहीं बोल सकते परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा, परिमेय संख्या के बराबर होगी और अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। अर्थात अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या पैदा हो गई बच्चों, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो
अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ तो एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमने माना था, हमने जो सिद्ध किया है वो √3 परिमेय संख्या है, लेकिन असल में क्या है, जो हमारा √3 है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास जो है ये हमारी अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि 5 - √3 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया था। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि जो हमने माना था वो गलत था। तो जो हमने माना था वो गलत था, तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम कर क्या रहे हैं? हम एक कल्पना लेके चल रहे हैं, और वो कल्पना अगर गलत सिद्ध हो जाती है तो हम क्या कहेंगे? जो हम कल्पना हमारी अगर गलत सिद्ध हो जाती है तो हम मान लेंगे कि हाँ अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला उदाहरण है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम सेम करेंगे। पहले क्या करेंगे? 3√2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। उसके बाद अगर परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिख लेंगे, और a/b के रूप में अगर हमने इसको लिख दिया है तो a और b क्या हैं? सहअभाज्य हैं। ठीक है। अब पुनर्व्यवस्थित कर देंगे। a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। अगर एक ये परिमेय संख्या है तो इससे तो ये सिद्ध होता है परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो √2 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। देखो a और b पूर्णांक हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या होंगी, लेकिन इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो विरोधाभास प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब जो हमने माना था वो तो गलत सिद्ध हो गया। अगर गलत सिद्ध हो गया, हमने गलत परिमेय संख्या मान के चले थे और परिमेय संख्या जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हो गया। अब गलत सिद्ध हो गया तो क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें करना था। हमने जो माना है उसको गलत सिद्ध करना था, और गलत सिद्ध हो गया तो वो क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है। यहाँ पर ये उदाहरण। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जिस भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसको हम अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से बहुत आगे तक, इन्फिनाइट तक हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से गुणा करते हैं, भाग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 आएगा 70। अभी भी 70 जो है 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से ही काटेंगे, 35 आएगा। इसके बाद अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 से नहीं कटेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 × 7 = 35। अब 5 से नहीं कटेगा तो उससे आगे वाली अभाज्य संख्या क्या है? 7, तो 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले कोशिश करेंगे, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है हम पहले ही क्या करेंगे 5 से काटना शुरू कर देंगे, या फिर पहले 7 से काटना शुरू करेंगे, तो हमारे गुणनखंड गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है। तो हमने 140 के जो गुणनखंड निकाले हैं वो कितने निकाले हैं? 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 की घात 1 है और 2 की घात 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 × 7। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो क्या है? 156। 156 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे 2 की घात 2 × 2 की घात 2 लिख सकते हैं हम। यहाँ है 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 × 3 × 13। ठीक है। अगला है हमारा 3850, 3825। इसके गुणनखंड अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, तो क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15।
अब फिर कोशिश करेंगे 3 से काटने की। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखेंगे 5 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 5 से काटेंगे। 5 अठे 40 और 5 पंजे 25। अभी भी 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 और 3 और 5 5 सत्ते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या होगा 17 से ही कटेगा। ठीक है, तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये पहला सवाल है और इसमें आपको गुणनखंड करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है 5005। ठीक है, 5005 के गुणनखंड करने के लिए हम लिख लेते हैं 5005। ठीक है, अब अगर हम 5005 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28 और फिर 7 एकम 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21। ठीक है, 743 हो गया। अब 5 से काट दिया हमने, 7 से काट दिया। अब तो ये 7 से भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, ये 7 ही एकम 7 1 है। ठीक है, अब 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तियाँ 33। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। 7 की घात 2 गुणा 11 गुणा 13। अगला है 7429। 7429 के गुणनखंड हमारे आते हैं 17, 19 और 23। उम्मीद है कि इस पहले प्रश्न में आप गुणनखंड करना अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि सारे आगे के जो प्रश्न हैं उसमें गुणनखंड क्या ही इस्तेमाल होने वाला है और मैं बार बार अब सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा HCF और LCM के गुणनखंड से जांच कीजिए कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। देखो, कोई दो संख्याएं हैं A और B। अगर हम A और B की गुणा करें तो इनके LCM और HCF की गुणा के बराबर आता है। जैसे 4 और 6 है, तो 4 और 6 का अगर हम LCM निकालेंगे तो आएगा 2, तो आएगा 12, और HCF निकालेंगे तो आएगा 2। अब अगर हम 4 और 6 की गुणा करते हैं और इनके LCM और HCF की गुणा करते हैं तो 4 छक 24 और 12 दूनी 24, ये आना चाहिए। यही हमें इस प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है 26 और 91। तो 26 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 और 13। इसी प्रकार से अगर 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आएगा 7 और 13। अब अगर हमें इसका HCF निकालना है तो HCF कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्योंकि जो कॉमन गुणनखंड होता है वही HCF होता है। लेकिन अगर हमें इसका LCM निकालना है तो कितना आएगा, जो कॉमन गुणनखंड है उसको तो एक बार लिखेंगे और जो बचा है उसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा LCM 182। ठीक है, हमें बोला गया है कि इनके उत्तर की जांच करनी है, यानी कि LCM गुणा HCF बराबर होना चाहिए A गुणा B के। देखो 13 गुणा 182 बराबर होना चाहिए 26 गुणा 91। 26 गुणा 91, 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13 गुणा 91। 2 और 91 की अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 182 गुणा 13। देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब है जो हमने हल किया है, जो हमारा आंसर है वो एकदम सही आया है।
अगला सवाल है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ये वही सवाल है, इसका पार्ट टू क्या कहता है, 510 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से अगर हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा। अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 2, और LCM निकालते हैं तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबकी गुणा कर देंगे, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये हमारा LCM आएगा। ठीक है, 23,460। अब 510 गुणा 92 बराबर होना चाहिए किसके, HCF गुणा LCM। HCF 2 है और LCM क्या है, 23,460। ठीक है, तो 2 गुणा 23,460 बराबर होना चाहिए 510 के, तो एकदम बराबर आएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है 336 और 54। 336 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। और अगर हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3। अब अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, यहाँ एक बार 3 है तो हम यहाँ पर भी एक बार 3 ले लेंगे, तो जो HCF हमारा निकल के आएगा, जो कॉमन गुणनखंड है 2 गुणा 3 बराबर 6, ये हमारा HCF निकल के आ गया। और LCM के लिए हम वही करेंगे कि जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उनकी सबकी गुणा कर देंगे, तो 3024 आ गया। ठीक है, अब LCM और HCF बराबर होना चाहिए A गुणा B के, यानी कि 336 गुणा 54 बराबर होना चाहिए HCF 6 गुणा LCM 3024 के, जो एकदम बराबर आएगा गुणा करने पर। अगला सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। उम्मीद है आपको गुणनखंड करना अच्छे से आ गया होगा, इसलिए मैं बार बार गुणनखंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार 21 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 ही एकम 7, तो 21 के जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 3 गुणा 7। ठीक है, 12 के गुणनखंड आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के आएगा 3 गुणा 5, और 21 का आएगा 3 गुणा 7। अब HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3। HCF निकालने के लिए हम कॉमन गुणनखंड ढूंढते हैं, तो इन तीनों में देखेंगे कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है, 3 हमारा कॉमन है, तो HCF आ जाएगा 3। लेकिन LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन है, जो कॉमन गुणनखंड है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबकी गुणा कर देंगे, तो 420 आ रहा है, 420। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23, 29। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 17, 23, 29, ये जो तीनों संख्याएं हैं क्या हैं, अभाज्य हैं, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका कॉमन गुणनखंड सिर्फ क्या होता है, 1। तो इनका जो HCF हमेशा आएगा वो कितना आएगा, 1। ठीक है, और जो LCM हम निकालना, अगर अभाज्य संख्याओं का जब भी हमसे LCM पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट उन संख्याओं की गुणा कर देंगे, क्योंकि उनके गुणनखंड निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके गुणनखंड हमेशा क्या होगा, 1 और जो संख्या स्वयं है। ठीक है, देखो अगर हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 17, 23 के करेंगे 1 गुणा 23, और 29 के करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 29 ही आएगा। ठीक है, अब HCF तो हमारा एक ही होगा क्योंकि एक है, कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। और LCM निकालने के लिए मैंने बताया है, जब भी अभाज्य संख्याओं का LCM निकालना हो
तो हम डायरेक्ट उनकी आपस में गुणा कर देते हैं और एलसीएम निकल के आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है 8, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 3 हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, हमेशा जो एक है अभाज्य गुणनखंड उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं में ही लिखा जाता है क्योंकि वहाँ एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो इसे हम हमेशा नहीं लिखते हैं। 3 की घात 2 हो गया। 25 का करेंगे तो ये हो गया 5 की घात 3, क्योंकि यहाँ पर कोई और 5 की घात 2, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है, तो यहाँ HCF, इसीलिए एक गुणनखंड लिखा हुआ है। तो HCF कितना होगा इसका 1, और एलसीएम तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, सारे गुणनखंड के आपस में गुणा कर देंगे और एलसीएम निकल के आ जाएगा। HCF और एलसीएम, HCF दिया हुआ और एक संख्या दी हुई है, तो हमसे पूछा एलसीएम ज्ञात करो, तो बहुत ही आसान है। A गुणा B अगर दो संख्याएं दी हैं तो वो बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम के। एलसीएम हमसे पूछा है, ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है, और HCF दिया गया है, तो A गुणा B बटे क्या कर देंगे HCF, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे और उन्हें HCF से भाग दे देंगे। देखो संख्याएं दी हुई हैं, HCF दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। हमारे पास जो सूत्र बना वो क्या बना, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है और HCF से भाग कर देंगे, बहुत ही आसान है। देखो 22,338 निकल के आया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होती है। देखो जब भी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है, तो हमेशा 5 से विभाजित होगी। जब भी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वो 5 से विभाजित जरूर होगी। जैसे 10 है, 20 है, 100 है, ये हमेशा 5 से विभाजित होंगी। तो 5 से विभाजित क्यों होती हैं कि जितनी भी संख्याएं शून्य से समाप्त होती हैं उनके गुणनखंड में 5 आता है। जितनी भी संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं उनके गुणनखंड में हमेशा 5 आता है। ये बात यहाँ तक ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर हम 6 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा 2 गुणा 3 की घात n। अब इसके गुणनखंड में तो 5 कहीं नहीं है, इसके गुणनखंड में तो 5 कहीं नहीं है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो आओ अब हम देखते हैं कि एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है। देखो यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। ये हमारी पहली लाइन है, इस तरह से लिखना होता है। अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 का आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्याएं 2 और 3 ही आ सकती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकती। इसलिए संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा हल है, सॉल्यूशन है। अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 भाज्य संख्याएं हैं। देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। तो हमें दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13। अगर हम 13 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 11
+1, ठीक है। अब 13, 11 सत्ते 77 +1 +1, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 78। देखो 78 एक सम संख्या है, तो इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 17। अब हम कह सकते हैं क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब अगला सवाल भी इसी तरह से करना है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। हम मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चलेंगे। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, a और b जो हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, और सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, जो कॉमन गुणनखंड होता है, वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या। अगर हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो √5 को हम a/b लिख सकते हैं, और अगर b की गुणा करेंगे √5 से तो जाएगा √5b/a, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, a और b दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, पूर्णांक है। या फिर -1, -2, -3, ऐसा नहीं है 1.1 होगा, 2.5 होगा, ये पूर्णांक नहीं होते हैं। और सहभाज्य का मतलब दोनों के कॉमन गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 है। इस बात का ध्यान रखना है, तभी हमारे आगे जाके ये हल होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं इनको साइड में लिखते हुए चलना है, तभी हमें पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करें तो क्या आएगा, 5b² बराबर a², ठीक है। अब 5b² बराबर a² आ गया, ठीक। a² 5 से विभाजित है। देखो 5b² बराबर a² है, तो हम इसको लिख सकते हैं b² बराबर a²/5। अब a² 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तभी तो ये b² आया है। क्योंकि b क्या है, एक पूर्णांक है, तो b² भी जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये भी पूर्णांक होगा। और ये पूर्णांक तभी होगा जब a² पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर a पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो संख्या क्या आएगी, 5.5, तो दशमलव में संख्या आएगी। लेकिन हम पहले ही मान चुके हैं कि a और b दोनों पूर्णांक हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो a² है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन हमने एक प्रमेय पढ़ी थी 1.2, उसके अकॉर्डिंग 5 जो है वो a को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा, ठीक है। अब हम a को 5c लिख सकते हैं, क्योंकि a को हम 5c लिख सकते हैं क्योंकि a जो है वो 5 से विभाजित होगा। अगर 5 से विभाजित होगा, यहाँ पर कोई संख्या आएगी, 5 गुणा में कोई संख्या होगी, हमें पता नहीं है, तो हमने उसकी जगह पर क्या बोल दिया, उसकी जगह पर हमने c लिख दिया। तो a को हमने मान लिया 5c, ठीक है। और c एक पूर्णांक है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर हम किसी भी दशमलव संख्या की बात नहीं कर रहे हैं।
तो 5b² बराबर हो जाएगा 25c²। अब 5 से 5 कट जाएगा तो b² बराबर हो जाएगा 5c²। ठीक है, लेकिन अब इसका अर्थ क्या है कि b² भी 5 से विभाजित है, इसलिए जो हमारी परिमेय 1.2 है उससे b भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ समस्या क्या आई, a क्या है 5 से विभाजित है और b क्या है 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि हमने माना था a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और सह अभाज्य संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड होता है वो सिर्फ 1 होता है। तो जो हमने माना था वो तो गलत होता हुआ साबित हो रहा है। वो गलत क्यों साबित हो रहा है? क्योंकि हम इसको मानकर चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि जो जो तथ्य मिला है a और b का जो कॉमन गुणनखंड 5 है, ये जो तथ्य है इससे हमारी एक समस्या पैदा हो गई। वो क्या हो गई कि विरोधाभास प्राप्त हो गया कि a और b एक सहअभाज्य गुणनखंड है। ये विरोधाभास क्यों हुआ? ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही गलत कल्पना लेकर चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो हमारी कल्पना थी वो गलत साबित हो गई। जब हमारी कल्पना ही गलत साबित हो गई तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये लिखते हैं और साइड में हम कहाँ से क्या क्या यूज़ करते हैं वो भी लिखते चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम उसी तरह से लेकर चलेंगे। 3 + 2√5 को हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, और इसको अगर हमारी कल्पना गलत साबित हो जाती है तो इसका मतलब है अगर ये संख्या परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय होगी, क्योंकि संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो हम इसको लिख सकते हैं a/b। अगेन इस बात को ध्यान रखना है, a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनके कॉमन गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन है। अब मान लें कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको पुनर्व्यवस्थित करें तो 3/2 - a/2b बराबर √5 आएगा। ठीक है, अगर √5 बराबर है 3/2 प्लस, देखो a/2b परिमेय संख्या है। ठीक है, और 3/2 भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और 3/2 भी परिमेय संख्या है। अगर हम एक परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से घटाते हैं तब जो हमारा आंसर आता है वो परिमेय संख्या आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारी परिमेय संख्या है तो वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। परिमेय संख्या के बराबर होती है। जैसे सम संख्याओं का योग सम संख्या ही आता है, इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, तो अगर हमारी ये परिमेय संख्या है तो फिर इसके बराबर में क्या है, √5, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चूंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए 3/2 प्लस a/2 भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई बच्चों, जो √5 है वो एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। और ये एक जितनी भी अभाज्य संख्याएं अगर अंडर रूट के अंदर हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर तो एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया
परंतु इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक ये तथ्य है हमारा कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि हमने तो यहाँ पे परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया रूट 5 को। ये विरोधाभास क्यों हुआ? ये विरोधाभास हमारी अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जो मान के चले थे वो तो गलत साबित हो गया ना। जो हम मान के चले थे वो गलत साबित हो गया, और हम यही चाह रहे थे कि जो हम मान रहे हैं वो गलत साबित हो जाए। जैसे ही वो गलत साबित हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमने परिमेय माना था, लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अब 1/√2 परिमेय संख्या है, तो 1/√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a, b पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं। पूर्णांक और सह अभाज्य हैं। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो √2 को हम a/b लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम a/b लिख सकते हैं, क्योंकि a, b पूर्णांक हैं तथा a/b परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या हमेशा दूसरी परिमेय संख्या के बराबर होती है। परिमेय संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया, लेकिन अब यहाँ पर तो एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि √2 जो है वो क्या है? देखो, रूट में अगर कोई अभाज्य संख्या है, रूट में कोई अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अब क्या हुआ? एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और हम लिखेंगे कि ये विरोधाभास हमारी खुद की कल्पना के कारण, हमारी खुद की गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब अगले 2 सवाल जो बचे हैं वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, वो आपको खुद करने हैं, और अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैप्टर नंबर 1 से लेकर सारे चैप्टर एक एक करके हम इसमें हल करने वाले हैं। ठीक है।